101.7 बिग एफएम पर मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष आपके साथ। बड़े सारे लोग हैं जी जो हमें लगा देते हैं। आपको लगता है हमारे दुश्मन है? नहीं जी, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे फॉलोवर हैं। हम कहते हैं धरना धरना, उनको लगता है धरना धरना तो धर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? जैसे ही कैमरा खुलता है और जो केजरीवाल जी, मुझको वो जो उनकी इनोसेंस नजर आती है ना कि जी सारे के सारे मिले हुए जी, मेरे को बड़ी प्यारी चीज लगती है। जब मैं मुंबई आया था तो मैं खुद को भी कभी सीरियस एक्टर की तरह तो नहीं लेता था, बट एस्पिरेंट्स के बाद एक सिंसियर एक्टर की तरह लोगों ने देखना शुरू किया। ब्लर तापसी का पहला प्रोडक्शन था, तो उसने बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ। मतलब एक ऐसे मतलब यार घर की फिल्म बन रही है, कास्टिंग नहीं हुई, कैसे होगा? बोलते मैं मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम आउटसाइडर्स है और मैं मतलब खुद ही यहाँ पे अपने यार दोस्तों को घुसाऊं, ये नहीं होने वाला है। तो उसने कहा शट अप आप इसके लिए ऑडिशन दोगे। मेरा सरनेम बहुत भारी तो है नहीं ना, मेरे पिताजी डायरेक्टर, तो हमारे को जो करना है वो खुद ही करना है। तो हम नाम वाले लोग नहीं, हम काम वाले लोग हैं। तो जब काम मिलेगा तो वहां पर तो हमें परफॉर्म करना ही होगा। दूरी बना के रखना उनसे जो बातें मीठी करते हैं लेकिन आंखें चुराते हैं, क्योंकि मुंह पर वाह वाह करने वाले यही लोग पीठ पीछे तुम्हारी अफवाह उड़ाते हैं। हाय अभिलाष, वेलकम टू दिल्ली। थैंक यू तोनाक्षी। ओह गुड कि अभी आपने मेरा नाम एक बार में बिल्कुल ठीक लिया है, तोनाक्षी कालरा। टीके टीके पे सेट कर देते हैं। टीके पे सेट कर देते हैं। एसके टीके अमेजिंग। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दिल्ली आए हुए हो, दिल्ली में बहुत सारा टाइम गुजारा है। हाँ जी। और आज किस मकसद से दिल्ली आए, घूमने या फिर कुछ और? नहीं यार, अभी शूट के लिए आया था, पर फिर माँ यहीं पर रहती है, तो आई मेक श्योर कि जो त्योहार है उनके साथ जितना बिता सकूं बिताऊं, सेलिब्रेट करूं, क्योंकि अब पापा नहीं है। तो पहले पापा मम्मी दोनों साथ में हुआ करते थे, तो होली भी का भी वक्त थोड़ा गुजार के फिर वापस मुंबई जाया जाएगा, वैसा है प्लान अभी। और अभी कैसा चल रहा है काम का हिसाब? लाइक बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स है और बहुत कुछ लाइंड अप है। हाँ, कुछ चीजें चल रही हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीडे रोज जाके शूट कर रहे हैं, नया कैरेक्टर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। पर हाँ, अच्छा काम मिल रहा है, अभी अच्छी कहानियां मिल रही हैं, कुछ चल रहा है अभी। एसके सर की क्लास की जो बधाइयां हैं, बधाई संदेश वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा बिजी हूँ। तो फिलहाल उसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ, एसके सर के कैरेक्टर के साथ, उस सक्सेस के साथ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक बहुत ही कमाल की कहानी है। अगेन अमित शर्मा जो डायरेक्टर है, उनकी मैदान एक फिल्म है, वो आने वाली है। फिर नवदीप सिंह जिन्होंने की NH10 बनाई थी, उनके साथ एक अमेज़न का शो है, वो आने वाला है इस साल के मिड में। एस्पिरेंट्स 2 की अब बातचीत शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, एस्पिरेंट्स की बात करते हैं थोड़ी सी, कि सच बताना, एस्पिरेंट्स ने किस तरह से चीज़ें चेंज की हैं आपके लिए? काफ़ी चीज़ें चेंज की यार एस्पिरेंट्स में। हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं मुंबई आया था तो मैं खुद को भी कभी सीरियस एक्टर की तरह तो नहीं लेता था। जो इस तरह के पार्ट्स मेरे पास आते थे वो वही होते थे कि या तो आप हीरो के दोस्त हो, या फिर एक फनी गाय इन द फिल्म, या कॉमिक एलिमेंट हो। उसके बियॉन्ड बहुत कुछ नहीं मिलता था जो चीजें आती थी, एंड आई वाज हैप्पी विद इट। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, रंजिश कुछ नहीं थी कि अरे नहीं हमें तो मतलब तोड़ देना है। आई वाज हैप्पी विद दैट। बट एस्पिरेंट्स के बाद एक सिंसियर एक्टर की तरह लोगों ने देखना शुरू किया, क्योंकि जो कैरेक्टर था वो बहुत अलहदा था, बहुत अलग था जैसा मैं हूँ उससे। तो उस वजह से लोगों को दिखा कि हाँ, सिर्फ जो हम देख रहे थे उससे बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड कुछ कर सकता है। तो उस लिहाज से काफ़ी कुछ बदला। और एस्पिरेंट्स के बाद फिर यूजुअली क्या होता है, एस्पिरेंट्स में जो एसके का कैरेक्टर है, वैसे कैरेक्टर्स के साथ भी आप स्टीरियोटाइप हो जाते हो। पर थैंकफुली उसके बाद फाड़ू मिली, थैंकफुली उसके बाद ब्लर आई, जिससे कि वो जो स्टीरियोटाइप होने वाला एक एक्टर का हमेशा डर होता है कि मुझे सिर्फ इसी तरीके से लोग देखेंगे, वो नहीं रहा। तो एक रॉक्सी का कैरेक्टर जो फाड़ू में था वो बिल्कुल ही अलग रहा अगेन। उसके बाद ब्लर में जो कैरेक्टर था वो एक एंटागनिस्ट, वो ऐसा पार्ट था जो मैं भी कभी नहीं सोच सकता था मैं कर सकता हूँ। तो हाँ, वो स्टीरियोटाइप नहीं हुआ। वो ऊपर वाले की कृपा है कि बस वो बच गया स्टीरियोटाइप होने से। वरना जब एस्पिरेंट्स आया था तो उसके बाद जो कहानियां आ रही थी मेरे पास, वो बहुत हद तक वैसी थी कि बिहार का एक लड़का है, सिंपल लड़का है, IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसी तरीके से, क्योंकि लोग आपको उसी तरीके से देख रहे होते हैं। अब लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू किया है, परसेप्शन थोड़ा बदला है, तो that's a good thing। और आजकल हर कोई एसके सर की बात कर रहा है। अभी हमने देख लिया ऑफिस में कि अभी तो ये बहुत ही कम लोगों से मिले हैं, और जो भी आया है पहली चीज ये सर नेक्स्ट एपिसोड का सर वेट कर रहे हैं। एसके सर ऐसा हो गया कि अब आपको लोग एसके सर के नाम से बुलाने लग गए? हाँ, वो एस्पिरेंट्स के बाद ही हो गया था कि एसके सर के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। कोई लोग रॉक्सी भी बोलते हैं,
फाड़ू की वजह से। पर वही खूबसूरती है किसी एक्टर के लिए, मुझे लगता है कि जब आप एक कैरेक्टर क्रिएट करते हो और लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जब एसके सर की क्लास भी आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि एसके सर की क्लास इस तरीके से चलेगा और वो आएगा और वो ट्रेंडिंग 1 में 2 पर चलना शुरू होगा। तो यूजुअली होता क्या है, जब भी आप एक एस्पिरेंट्स जैसा बड़ा शो देते हैं, और जब मैं बड़ा बोलता हूँ मतलब वो शो जिसको प्यार बहुत मिला है, बड़ा बजट में बड़ा नहीं, बट प्यार और मोहब्बत में बड़ा शो करते हैं, तो उसके बाद जब उसके कैरेक्टर के ऊपर शो बनता है तो आपको हमेशा डर रहता है कि उतना बड़ा बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अगेन जब मैंने ऐसे बड़ा मतलब उसको उतना प्यार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस टाइम पर एसके एक एस्पिरेंट्स के वर्ल्ड में था जिसके आसपास कई किरदार थे जिनके साथ लोग कनेक्ट कर रहे थे। पर अगेन इट किस्मत है कि वो पहला कैरेक्टर उस दुनिया का बना जिसे अपना शो मिला, और वो शो अब इतना बड़ा बन गया अगेन इन टर्म्स ऑफ द रीच एंड द लव द शो इज रिसीविंग। वो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है यार। एक किस्सा भी आप मुझे बाहर बता रहे थे, मैं चाहती हूँ एक बार कैमरा पे बताओ, जो आपके दोस्त ने आपको बोला कि अरे हाँ, तरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तरुण शर्मा, और उसने सोशल मीडिया पर हर जगह चीज लिखी। तो वो यही कह रहा था कि एस्पिरेंट्स के पोस्टर में जो सबसे छोटा चेहरा था वो सबसे बड़ा चेहरा एक पोस्टर पे बन गया है, और वो मेरे लिए जीत है। तो मुझे लगता है ऐसी ये बड़ी प्यारी चीज़ है, और उसने सब कुछ डिफाइन कर दिया है, क्योंकि 2 साल पहले एक्चुअली अगर आप एस्पिरेंट्स का पोस्टर देखेंगे तो उसमें सब छोटा सा दिखता हूँ मैं, तो मेरे को पहले बताना पड़ता था ये मैं हूँ। अब मुझे एसके सर की क्लास के बाद बताना नहीं पड़ रहा है मैं हूँ। अच्छा, आप बता रहे हो ना, तब मैं मेरे दिमाग में आ रहा है कि राइट, बट आई आल्सो डिडंट नोटिस इट। राइट। तो वो था, और अब तो शो ही अपने नाम पर उस कैरेक्टर के नाम पर बन गया, तो वो बहुत बड़ी जीत है यार। और जिस वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ, क्योंकि लोग अब बात करें, क्योंकि लोगों को पसंद आया वो किरदार, और वो सिर्फ वही किरदार एस्पिरेंट्स के की दुनिया में ही नहीं बल्कि उससे बाहर निकल के भी पसंद आया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एस्पिरेंट्स है, एसके सर की क्लास जो आप कह रहे हो वो है। देयर वाज वन सीरीज जिसके लिए मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वाज like amazed by seeing your performance in it. It was Fadu. अरे हाँ, I reviewed Fadu also, Right. and मैंने पूरा शो देखा एंड पूरी सीरीज देखी, एंड मेरे मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत इनिशियली तो मुझे लगे ही नहीं कि वो आप हो। तो आई क्रॉस चेक्ड अगेन विद माय टीम आल्सो। मैं कहा यार एक बार ध्यान से देख, वही है जो मैं सोच रही हूँ। Right. हाँ, उसके पीछे भी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ. मेरे पास जब ये कास्टिंग टीम से आया था, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग से जब कॉल आया था मेरे पास इस पार्ट के लिए, जो सीन मैंने ऑडिशन किया था वो शराबी का सीन नहीं था। अच्छा, वो सोबर सीन था। जो बाद के एपिसोड में जब सैमी के कैरेक्टर के साथ मैं मिलता हूँ और उसको ऑटो में लेके जाता हूँ, इट वाज दैट सीन जो मैंने ऑडिशन किया था। मैं उसके बेसिस पर सेलेक्ट हुआ, और मुझे पता नहीं था मैं कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो मुझे वो पता नहीं है कि वो जब आप इतने धुत रहते हैं तो आप कैसे रहते हैं। लेकिन मैंने अपने दोस्त देखे हुए बहुत सारे जो बहुत सारे शराबी दोस्त हैं जो जमीन पर पड़े रहते थे। अपने पापा को देखा है मैंने। माय फादर यूज्ड टू फिक्स हिज 2 ड्रिंक्स एवरी डे विदाउट फेल। सो वो भी कई बार 2 से 3 जब हो जाती थी तो फैल जाते थे। तो आई नो हाउ पीपल बिहेव जब वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। लेकिन उस हद का शराबी जो कि मतलब पूरे वक्त पी के पड़ा रहता है, वो करना थोड़ा टफ था। तो जब हम लोग सेट पर पहुंचे तो मैंने अश्विनी मैम को बताया, सुनो कभी पी नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस लेकिन अश्विनी मैम ने बहुत दिया कि अरे तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तू जो कन्विक्शन से कर रहा है कर, एंड लेट्स वहां से हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। पावेल ने बहुत सारे इनपुट्स दिए कि देख कैसा शराबी है तू। तो मतलब ठेके के बाद पूरे टाइम वो एक्चुअली वो इतनी लेयर्स में चला जाता है ना, बहुत हेल्प करता है वैसा को एक्टर। तो पावेल ने बोला कि कैसा है, मतलब पूरे टाइम तू वेट करता है शराब का, या तो सोचता रहता है या तो हमेशा पिया रहता है, तू सोच तू कौन सा कैरेक्टर है। एंड दैट्स हाउ वी क्रैक्ड रॉक्सी। बट अगेन रॉक्सी एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर, एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर, हारा हुआ कैरेक्टर, खुद से हारा हुआ कैरेक्टर। और मुझे लगता है अगर आप फाड़ू देखें तो 2 भाइयों की ऐसी कहानी है कि एक भाई नीचे से ऊपर जा रहा है, हाँ, और एक भाई ऊपर से नीचे जा रहा है। That's true. तो वो बीच में कहीं मिलते हैं। एक बार वो जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि वो अपनी छत पर, अपने घर की छत पर बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि यार तेरे पास ये बोलता है इसका पावेल का कैरेक्टर, तेरे पास मुझे तेरी जैसी इमेजिनेशन चाहिए। और रॉक्सी बोलता है कि तेरे पास लेकिन सच्चाई तो है ना तेरी। इट जस्ट शोज द काइंड ऑफ बॉन्ड दे हैड। पर हाँ यार वो बस बन गया अगेन समथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसके का कैरेक्टर ही वैसे ही था,
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉलेज के टाइम पर, जब मैं खालसा में पढ़ाई कर रहा था, जो बिहार से थे, दिल्ली में आए थे, कोई कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो किस तरीके से बदलते हैं, क्योंकि अब तक फिल्मों में जब भी हमने बिहार को देखा है, भोजपुरी को देखा है, एक सर्टेन तरीके से देखा है, बहुत ही या तो लाउड देखा है, या फिर वो हमने शहरी बिहार के लड़के बहुत कम देखे हैं, जो आते वहां से हैं लेकिन वो शहर में आके बस चुके हैं, यहाँ की चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे हमारे ऑफिस में बहुत सारे, हाँ वही दिल्ली में बहुत सारे एसके दिखते हैं। हाँ। तो वहां से वो एसके आया, अगेन अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। उतना प्यारा तो मैं भी नहीं हूँ कि दोस्त जा रहे हैं और पीछे नहीं करनी बात। आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय। तो हाँ, ईगो मेरे में काफी है, एसके में बिल्कुल नहीं है। और फिर ब्लर का तो बिल्कुल ही एक अलग। सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा? ब्लर, आई थिंक ब्लर। और मैंने कुछ पढ़ा आपके बारे में, इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि ब्लर का ऐसा था कि आपने एक सीक्वेंस शूट कर लिया था किसी और कैरेक्टर। राइट। तो जब ब्लर का पता लगा कि ब्लर तापसी का पहला प्रोडक्शन था, तो उसने बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ, तो मैंने कहा ब्रो, हाँ, मतलब एक ऐसे यार घर की फिल्म बन रही है, कास्टिंग नहीं होगी, कैसे होगा? तो उसने कहा शट अप, आप इसके लिए ऑडिशन दोगे, और ऑडिशन के बाद अगर तू सेलेक्ट होता है तो ही तेरे को पार्ट मिलेगा, वरना कुछ नहीं होगा। बोलते मैं मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम आउटसाइडर्स है, और मैं मतलब खुद ही यहाँ पे अपने यार दोस्तों को घुसाऊं, ये नहीं होने वाला है। तो फिर मेरे पास कास्टिंग से कॉल आया, खुद ने कॉल भी नहीं किया तापसी ने, सोचो मतलब कितना छोटा दिखाया गया है। कास्टिंग से कॉल आया, बोले जी सीन दे रहे हैं आपको, आप ऑडिशन करके भेज दो। तो मैंने जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता होगा, एक मैनेजर का पार्ट है उसमें, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सेलेक्टेड। फिर उस वक्त यहाँ पे मेरी माँ की एक सर्जरी थी, हार्ट सर्जरी, तो उसके लिए मुझे आना था, एक दिन का शूट था वो, तो मुझे लगा एक दिन तो मैनेज कर ही लेंगे। नैनीताल में शूट था, दिल्ली आए, यहाँ से नैनीताल गए, 8-9 घंटे के करीब का रास्ता था, शूट किया और वापस आ गया, और शूट बड़े मजे से हुआ वहाँ पर। रात को 12 बजे के करीब आया तापसी का कॉल कि सुन मैं ना स्क्रिप्ट भेज रही हूँ, पढ़ लेना स्क्रिप्ट, शूट तो हो चुका है, अब क्या स्क्रिप्ट पढ़नी है? बोलते नहीं वो अजय सर बोल रहे हैं जो एंटागनिस्ट का पार्ट है ना वो तू प्ले कर। अरे एक दिन का शूट था, वो 30 दिन का काम है उसका। तो बोलते नहीं वो तो चाह रहे हैं अब। अच्छा, फिर होता भी है यूजुअली? यार मेरे साथ हुआ है, ये सब कहानियां मैंने सुनी थी हमेशा कि ऐसा कोई किसी को देखता और बोलता है तू तेरे को मैं स्टार बना दूंगा। बना दिया है ये स्टार। हाँ मतलब ये सब सुनी हुई कहानियां थी अब तक, क्योंकि मैं खुद को उस पार्ट के लिए नहीं, अगर आप ब्लर जैसी फिल्म होने से पहले मुझसे पूछते कि क्या तू ऐसे पार्ट में खुद को देखता है, मैं नहीं देखता, मैं शायद ऑडिशन भी नहीं करता उसके लिए, क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग पार्ट है, इतना लेयर्ड कैरेक्टर है, सॉर्ट ऑफ सीरियल किलर है, एक साइकोटिक कैरेक्टर है, उसके अपने अंदर का द्वंद्व बहुत ज्यादा है। वैसा मैं काम सिंपल दिल्ली के लड़के, हमें क्या पता ये कौन है, चाकू मार देता है, आंखों में जो है सुई घुसा देता है। सो आई नेवर सॉ माई सेल्फ इन दैट स्पेस एवर। मैं तो सिंपल यार मजेदार कैरेक्टर तो हम कर लेंगे। एसके हमारे लिए भारी कैरेक्टर था, एसके में बहुत एक्टिंग करनी पड़ रही है। वहां से फिर फाड़ू किया, फिर ये आ गया। तो नहीं, मैंने इमेजिन नहीं किया था खुद को कभी, तो मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग था। बहुत छोटे छोटे नुआंसेस बहुत, और मुझे लगता है अजय बहल जो हमारे डायरेक्टर है उनका ही विजन था, उन्होंने ही मुझे देखा था उस पार्ट में। आई डोंट नो क्या देखा उन्होंने उस, क्योंकि एक दिन का शूट तो बड़ा मजेदार था यार, वो तो बड़ा फन कैरेक्टर है। वो आता है, मैनेजर बोलता है मैम ब्राउन आइज, मैंने कहा था ना। इसमें पता नहीं सर को क्या नजर आया, उन्होंने कहा कि तू बेटा। तो वो काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि होता क्या ऐसे कैरेक्टर्स के साथ कि जब आप उन सिचुएशंस में उतरते हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया है। इस कैरेक्टर का एक्सट्रीम ये अपनी माँ की जान ले लेता है, ये अपनी माँ को मार देता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट, बट जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको फुल कन्विक्शन से वो करना होगा। यू नो, यू विल हैव टू इमेजिन योर मदर देयर, एंड आप वो गर्दन दबा रहे हो। तो वो इसीलिए बहुत इमोशनली चैलेंजिंग होते हैं ऐसे पार्ट्स करना, क्योंकि आप चाह कर भी जो नहीं सोचना चाहते हो वो आप सोच रहे होते हो। तो इसलिए मेरे बहुत बहुत इमोशनली टैक्सिंग था ये वाला पार्ट। बाकी तो क्लियरली मैंने एक्सपेक्ट किया था आप ये बोलोगे। हाँ, क्यों? मुझे लग रहा था यार ब्लर का कैरेक्टर ही ऐसा। राइट, काफी डार्क कैरेक्टर, काफी डार्क कहानी। तो हाँ, ये सारी चीजें थी। उसमें एक और सीन बड़ा टफ था मेरे लिए यार, वो देयर इज अ किसिंग सीन विद तापसी। अब वो मेरी दोस्त है। हंसी आ रही थी। नहीं, हंसी नहीं, मेरी तो हालत खराब हो रखी थी। और वो क्या है, बहुत
उसने इतना काम, एक तो मैंने काम बहुत ज्यादा नहीं किया फिल्मों हाँ. में, तो मुझे वैसे ही नहीं पता, किसिंग सीन तो आज तक नहीं किया। तो हाँ सर इतना क्लोज सही है सर, हमने यार ये कितना टेक्निकल होता है सब कुछ। फॉर मी इट्स लाइक ये अवॉइड कर सकते हैं क्या सर किसी तरीके से? नहीं ये तो मतलब स्टोरी का पार्ट है, ओके। जब हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ना कि इतनी देर का शूट हुआ होगा, राइट, अरे टेक्निकलिटीज, कैमरा में कहाँ तक जाना है, कितना पास जाना है, कितने टाइम में छूटेगा। आई एम सॉरी मैं ऐसे आपके पास आ रहा हूँ, बट बहुत बहुत टेक्निकल होता है किसिंग सीन यार। तो इमोशंस तो बहुत लास्ट में आप महसूस करना शुरू करते हैं। और अगर आप किसी, क्योंकि तापसी एक्टर से ज्यादा दोस्त है, मैं उसको पहले से जानता हूं, तो मुझे पता है एक दोस्त है यार, तो आपको वो पहले स्विच ऑफ करना है और फिर उस सीन को परफॉर्म करना है। तो जितने लोगों को लगता है किसिंग सीन कुछ नहीं होता है, बड़ा टेक्निकल सा काम होता है बहुत। तो वो सारी चीजें एक ही फिल्म के अंदर करनी पड़ गई, तो इसलिए वो बड़ा काफी चैलेंजिंग था। बट हैविंग अ को एक्टर लाइक हर, वो लाइफ बड़ी सॉर्ट कर देता है यार, अगर अच्छा को एक्टर हो। क्योंकि मेरे को एक्टिंग आती है नहीं, मैं कोई ट्रेंड एक्टर हूं नहीं। इतना काम करने के बाद कह रहे मुझे एक्टिंग नहीं आती, बट एक्चुअली नहीं आती है। जो सीखा है वो एक्चुअली जिंदगी से सीखा है, आसपास के लोगों से सीखा है, लोगों को देखकर ऑब्जर्व करते हुए सीखा है, एक्टिंग नहीं सीखी है। मुझे वही लगता है कि रोना हंसना बड़ा अंदरूनी मामला, इंट्रिंसिक मामला। यू कैन नॉट टीच समवन how to cry and how to laugh. But do you feel कि acting is a craft, is one craft, जो चाहे आपने सीखी ना हो, लेकिन with time जब आप back to back चीजें कर रहे होते हो, different characters के साथ experiment कर रहे होते हो, तो ultimately you just get to it. पता नहीं, शायद होता होगा लोगों के लिए क्राफ्ट। कैमरा एक्टिंग तो मेरे ख्याल से बहुत अलग है बाकी जो थिएटर वगैरह होता है उससे, क्योंकि हल्के से हल्का नुआंस ट्विच अगर आप कर रहे हो, आईब्रोज उठा रहे हो, वो सब कुछ आपका कैमरा कैप्चर कर लेता है। तो वो बहुत ही अलग तरह का एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है दैन थिएटर एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है कि अगर मैं सच के करीब रख सकता हूँ उस मोमेंट को, उस सीन को, उस सिचुएशन को, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए जीत होती है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। वो वही मेरी अप्रोच होती है, क्योंकि मेथड एक्टिंग तो हो नहीं सकती अपने से, वो समझ में आ गया। क्योंकि वो मैं हर जगह बोल चुका हूँ अभी कि रॉक्सी से पहले, रॉक्सी का जब कैरेक्टर प्ले करना था, तो मैंने टकीला के 3 शॉट्स खींचे, 2 या 3 शॉट्स खींचे, और मेरी बीवी को मैंने बोला कि मैं इस रूम में हूँ, प्लीज आना मत, मैं नो कि शराब पी के ऐसा फील होता है बेबी मुझे महसूस करना है अपने किरदार को। तो बेबी को बाहर किया और दरवाजा बंद किया और खाट 3 शॉट खींचे। उसके बाद मेरे एक दोस्त है सौरभ चौहान, वो दिल्ली से हैं, थिएटर करते हैं, और मेरे को काफ़ी ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। मैंने उनको कॉल किया, मुझे आज तक याद नहीं है मैंने उनसे क्या बात की, और अपेरेंटली कोई आधे घंटे की बात की। और उस फ़ोन को रखने के बाद मैं हर 15 मिनट में जाके अनुभूति से पूछ रहा था, मैं ड्रंक लग रहा हूँ। तो उसने बोला, सुनो ऐसे तुम्हारे बस की नहीं है मेथड एक्टिंग, तुम रहने दो, तुम्हें जो सही लगता है वो जाके कैमरे के सामने करो, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। तो मेथड तो अपने, अगर ये मेथड होता है तो ये तो या तो मैं गलत मेथड कर रहा हूँ या मेथड एक्टिंग तो अपने बस की नहीं है, वो समझ में आ गया। ऑल्सो मुझे लगता है जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो रही होती हैं, जो कि इम्पैक्ट करता है। जब एस्पिरेंट्स के टाइम पर, जब एसके को आप बहुत अलग अलग शेड्स एसके के देखते हैं, लेकिन जो मैं अभिलाष थपलियाल के जो स्ट्रगल्स चल रहे थे वो बहुत अलग थे एसके के टाइम पर। उस वक्त मैं अस्पतालों के चक्कर काटता था, सुबह अस्पताल जाता था और शाम को आके शूट करता था, या शाम को अस्पताल जाता था पापा के साथ और फिर सुबह आके शूट करता था। तो वो चीज़ें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे इसलिए लगता है कि लाइफ से आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो, और अगर उसको आप ऑनेस्टी के साथ पर्दे पर ले आओ, कैमरे के सामने ले आओ, तो लोगों को पसंद आ जाता है किरदार। बट इजंट इट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज होता क्या है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही होती है। कुछ लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स कैमरा उनके मुंह के ऊपर नहीं है, उनके एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए कि उनके में क्या चल रहा है। बट एक्टिंग, इवन एंकरिंग, ये इस तरह के प्रोफेशन है जहाँ पर आपको उस एक पर्टिकुलर तरह से दिखना ही है, नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बट एक वो जो एस्पिरेंट्स वाला टाइम आपके लिए था, बिकॉज दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू पर्सनली एज वेल, सो वाजंट इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्ट? बट दुरांशी बात वही है कि ये कॉल हमने खुद लिया ना, हमें किसी ने कहा थोड़ी ना था कि एक्टिंग जाके करो। हमें पता था ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये वो सिचुएशंस आ सकती हैं। हमने कहानियां पहले एक्टर्स की जुबानी भी सुनी हुई थी,
तो दैट वाज आवर कॉल और हम लोग उसमें गए हैं, हम लोग सब कुछ जानबूझ कर गए हैं कि हाँ इस तरह का प्रोफेशन है, ये करना पड़ेगा और इस तरह के स्ट्रगल्स पर्सनल लाइफ में रहेंगे, लेकिन आपको वो मैनेज करने होंगे क्योंकि आपने वो काम चुना है। तो जब आप सब कुछ, जैसे हिंदी में बोलते हैं, भली भांति जानते हुए अगर आप कहीं पर जाते हैं तो इट्स एन अवेयर कॉल, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, एंड व्हेन यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू तो फिर तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, फिर आप अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें या फिर काम छोड़ दें। आप ना करो, किसने कहा आपको करो कॉल सेंटर में काम, आप जाओ बैंक में बैंक पीओ का एग्जाम देके क्लियर करो। आपने डिसाइड किया कि आपने एक्टिंग करनी है, अब जब काम मिला है तो करो। क्योंकि यार मुझे वो भी लगता है कि मेरा सरनेम बहुत भारी तो है नहीं, ना मेरे पिताजी डायरेक्टर, ना मेरे चाचा प्रोड्यूसर ना मेरे मामा एक्टर, तो हमारे को जो करना है वो खुद ही करना है। तो हम नाम वाले लोग नहीं, हम काम वाले लोग हैं। तो जब काम मिलेगा तो वहां पर तो हमें परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि वहां भी नहीं कर पाएंगे फिर फाइट है। तो भगवान ने गरीब घर में पैदा किया है ठीक है, थोड़ा सा टैलेंट दिया है, वो उसी को, हाँ वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये रियलिटी है जी, देखो आपकी, आपके पास कोई नाम नहीं है, आपके ऊपर कोई पैसा लगाने वाला नहीं है, तो आप खुद का काम ऐसा दिखाएं कि लोगों को लगे, लोग आपको देखना चाहें, ताकि आप एस्पिरेंट्स में आए तो आपको एसके सर की क्लास मिल पाए। तो वही कोशिश है और वो रियलिटी चेक पूरा है कि अपनी प्रिविलेजेस क्या हैं और प्रिविलेजेस क्या नहीं है, वो क्लियर पता है, कहाँ से आता हूँ वो क्लियर पता है, वो याद कराने वाले लोग आसपास हैं कि कभी भूल जाओ तो फट कौन है तू। तो एंड अल्टीमेटली आई फील काम बोलता है, काम ने बोला है, एक्टर भी बोलता है वैसे तो, एक्टर तो बोलता ही है, काम भी बोलता है, पता नहीं कौन सा पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहा है राइट, इतनी सीरियस टोन में कुछ बोल रही थी। एनीवे छोड़ देते हैं, सारे बात ही नहीं करते हैं राइट। हाँ बट है, लगता है कि काम अगर आपका अच्छा होगा तो फिर आपको काम से काम मिलता है, वो है सच। आरजे भी हो, होस्ट भी हो, एक्टर भी हो, कोई टैलेंट है जो अभी एक्सप्लोर करने का मन है, टाइम नहीं मिल पा रहा है? पता नहीं, मतलब ये सब भी एक्सप्लोर नहीं करना था। मैं मुंबई कभी एक्टर बनने नहीं गया था। मेरे को कपिल शर्मा शो में एंट्रीज करनी थी, वो कैरेक्टर्स प्ले करने थे तो मेरे जहन में बड़े सारे कैरेक्टर्स थे, तो वो सोच के मुंबई गए थे यार, वही करना था और वो नहीं मिला, ये सब मिल गया। और फिर अब चंद सालों के बाद कपिल शर्मा शो में एज ए गेस्ट गए, तो इट्स जस्ट वो आप अपना नसीब खुद लिखना चाहते हैं, लेकिन आप एक्चुअली ऊपर से लिखा हुआ है कुछ जो उस वक्त आपको लगता है ओ गॉड यार ये क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैं डिजर्व करता हूँ ये। वो भगवान बोलता है रुक जाना, तेरे लिए बेटर चीजें हैं, कहाँ तू, हेलो रख ले, रुक ना ब्रो। बट आप नहीं मानते हो। वो मुझे लगता है हम सब वो छोटे बच्चे हैं जो खिलौने के पीछे नहीं पड़ा रहता कि ये खिलौना चाहिए चाहिए, और पापा बोलते हैं रुक जा बेटा, अभी चार दिन बाद अच्छी चीज आएगी, ये तो अभी पुशबैक कार मांग रहा है, रिमोट वाली लाके दूंगा। बट हम नहीं मानते, हमें वो ही कार चाहिए उस टाइम पर, और उस चक्कर में हम रिमोट वाली कार छोड़ देते हैं। तो कई बार वो बहुत अच्छा होता है यार कि पुशबैक कार को छोड़ देना ताकि रिमोट वाली कार अपने पास आए। तो मैं तो कभी जो कुछ हो रहा है ये सब बोनस है मेरे लिए, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ भी चाहा नहीं था। मैं तो सिंपल फैमिली से आने वाला एक रेडियो जॉकी लड़का था, जिसके लिए रेडियो भी बहुत बड़ी चीज थी, और बहुत मेहनत के बाद रेडियो मिला था, बहुत मेहनत के बाद। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या होता है वो मैंने रेडियो में किया है कि 12-12, 13-13 घंटे का काम कर रहा हूँ जस्ट टू गेट दैट स्लॉट, जस्ट टू प्रूव योर मेटल, जस्ट टू प्रूव कि हाँ आप कर सकते हो। आपको ऑनर अगर स्लॉट मिलेगा तो आप पूरी ईमानदारी से करोगे। तो हर जगह मेहनत की है, पर फिर वही बात है, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग मुंबई में, जो शायद एसके को, रॉक्सी को, चंदर को मुझसे बहुत बेहतर तरीके से प्ले करते, बट मौका मेरे पास आया तो द लीस्ट आई कैन डू इज कि ईमानदारी से जो भी कर सकता हूँ वो कर लूँ। तो वही करने की कोशिश है कि जो भी मिले, चाहे वो 2 लाइन मिले, चाहे वो एसके सर की क्लास जैसा पूरा शो मिले, उसमें एक एक शब्द को पूरी ईमानदारी से बोलूँ। बाकी तो यार फिर वही है कि आप किस्मत लिखने की कोशिश करते रहो, ऊपर वाले ने बेटर लिखा हुआ है कुछ तो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा टैलेंट है नहीं, जो भी टैलेंट, अभी बड़े सारे लोग बोलते हैं कि राइटिंग आपको करनी है क्या, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूँ। मैंने कहा नहीं, 2 लाइनें लिखना और 200 लाइनें लिखने में बहुत फर्क होता है। 200 पन्ने भरने, 200 लाइन्स भी नहीं है, 200 पन्ने भरने में बहुत फर्क होता है। But you never know, you change your mind. Absolutely. See, that's the beauty of it. अगर आपने ये मान लिया है कि you never know, तो आप you are open to every idea. You are open to the idea कि ये सब भी खत्म हो जाएगा। You are open to the idea कि इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। You are open to the idea कि आप जो कर रहे हैं उससे बेटर कुछ और भी कर सकते हो। तो I am also open to this idea कि ये सब जो हो रहा है ये भी कभी इमेजिन नहीं किया था।
तो जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, खराब क्या होगा। अच्छा, आरजेस का ना एक तरीका होता है हाँ और वो बड़ा ही मुझे बहुत पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा तरीका लगता हाँ, है इंट्रोड्यूस करने का। राइट और जिस तरह से वो एकदम ऑल एनर्जेटिक मोड में राइट आकर राइट बात करते हैं, राइट। तो इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन से टू द कैमरा राइट नाउ? आरजे स्टाइल मैं एक्चुअली वो तरीका क्यों है मैं बताता हूँ। हाँ। जब हम लोगों ने रेडियो शुरू किया था नया नया, तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि 92.7 बिग एफएम पर मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष आपके साथ, और अगला गाना आपके लिए चिंग 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 चिंग, जो भी गाना चलता था। हाँ। मैंने बाद में रियलाइज किया मैं 365 दिन हर रोज 4 घंटे 92.7 बिग एफएम पर मुंबई का ये नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा मैं नॉर्मल जैसे बात करता हूं, मैं हाँ। रेडियो पर अब मैं रेडियो पर ऐसे ही बात करता हूं जैसे मैं हाँ, आपसे बात कर रहा हूं कि हाँ। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हो, मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल है आपके साथ। अच्छा एक बात बताओ, ये पीठ ऐसे करके क्यों बैठते हो, सीधे क्यों नहीं बैठते हो? एंड दैट्स हाउ देखा। तो दिस स्टाइल आल्सो वर्क्स। तो हाँ। वो मैंने छोड़ दिया, वो जो एनर्जी वाला तरीका होता है हाँ। वो मैंने अभी छोड़ दिया। मैं बहुत नॉर्मली रेडियो पर बात करता हूँ, क्योंकि 365 दिन और रोज 4 घंटे रेडियो पर आना है, रोज इतना नहीं हो पाएगा। चिंग 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 चिंग, तो थोड़ा काम डाउन, बी योरसेल्फ ऑन रेडियो। बट क्योंकि हम लोगों ने हमेशा रेडियो सुना वैसे था, जो हमसे सीनियर जॉक्स थे हमने उनको हमेशा हाइपर एनर्जी में देखा था, सुना था, तो हम लोग वही कॉपी करने की कोशिश करते थे। बट एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन वो है जो आपने सीखा है उससे आगे आप क्या ऐड करते हैं। मैंने ऐड किया है दैट आई जस्ट ट्राई टू बी माई सेल्फ ऑन रेडियो, नॉर्मल इंसान की तरह बात करूं, अपने दुखों की भी बात करूं, सुखों की भी बात करूं। करनी चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट क्यों ना करो? क्योंकि यूजुअली हमेशा खुशी खुशी की बातें करते हैं ना रेडियो जॉकी, कि आपको मैं दूंगा ये वाला गिफ्ट, लेकिन इस गाने के बाद हाँ, इस नंबर पे कॉल करे व्हाट्सएप करे। मैंने कहा यार रुक जाओ यार, नॉर्मल भी तो बोल सकता है यही चीज कि एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपके लिए गिफ्ट है। एक गाना चला रहा हूँ, इतना ही इजी बोल देना। एक आदमी पहले ड्राइव कर रहा है और फिर रेडियो जॉकी पीछे चिल्लाता है। वो बेचारा थका हुआ ऑफिस से आया है, ट्रैफिक में अटका है, पीछे बोल रहा है 92.7 बिग। क्या हो गया? क्यों? आराम से बात करना उसके साथ। तो वैसे वो अप्रोच है मेरी रेडियो को लेकर, थोड़ी सी धुन बदली है मैंने रेडियो आज रेडियो प्यार है या एक्टिंग? क्या चीज? प्यार रेडियो, एनी डे रेडियो, एनी डे। उसके लिए सबसे ज्यादा एफर्ट किया था ना यार, सबसे ज्यादा एफर्ट रेडियो के लिए किया था। ये सब जो भी मिल रहा है वो रेडियो की वजह से ही कहीं ना कहीं, वो तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। या रैशनली जब मैं लॉजिकली सोचता हूँ शायद ना भी जुड़े हों, बट एटलीस्ट मेरा लॉजिक जो मुझे कहता है वो ये कहता है कि सब रेडियो से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो पहला इश्क, पहला प्यार, पहली मोहब्बत रेडियो था, है, रहेगा। पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, वो बीवी बन गई है, पर उससे भी पहले की मोहब्बत रेडियो है। हाँ तो फिर हाँ रेडियो ऑब्वियसली एनी डे। और मुझे काफी कुछ मुझे लगता है सिखाया रेडियो ने। अपनी ब्लर में आप अगर देखो तो पूरी फिल्म में मैं लास्ट में 15-20 मिनट के लिए आता हूँ, उससे पहले सिर्फ आवाज है। वो आवाज किसी रिव्यूअर ने लिखा था कि अभिलाष थपलियाल charms you like a snake with his voice. I was like, nice. कौन है आप? That's me. तो वो रेडियो से आता है, आवाज के साथ खेलना, जुबान साफ हो जाती है थोड़ी, शब्द आपकी थोड़ी वोकैबुलरी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लोगों से इंटरेक्ट करना, संतरी से लेकर बोलते हैं मंत्री तक रेडियो जॉकी बहुत अच्छे से बात कर सकता है सबसे। तो आप किसी ड्राइवर साहब से बात कर रहे हैं, गार्ड साहब से बात कर रहे हैं, या किसी नेताजी से बात कर रहे हैं, आपको पता होता है कि किस तरह से अपने आप को गियर्स को शिफ्ट करना है। आप ऑलरेडी एक्सपोज्ड होते हो क्योंकि आप इतने सारे एक्टर्स से पहले मिल चुके होते हो, डायरेक्टर्स से, क्रिकेटर्स से, बिजनेसमैन से मिल चुके होते हो, तो आपका एक्सपोजर काफी हो जाता है रेडियो के से। तो रेडियो और अच्छा दिखना भी नहीं पड़ता, ऐसे कुछ भी ऐसा मैं पहन के कुछ ऐसे बाल बना के कुछ भी पहन के शॉर्ट्स पहन के शो करें यार, हमने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के रेडियो जॉक, और कूल होते हो आप फिर भी। रेडियो जॉकीज हम तो रेडियो के रहते हैं गाइस। वो तो आप रोज देखते ही हो हमें। बट देखो मैं आपसे बात करूंगी ना, मुझे लगता है मेरे लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा, बिकॉज देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट एंड हैव अ गुड टाइम। बट आई थिंक आपके पास भी आज के लिए बहुत सारी कमिटमेंट्स होंगी, एंड बिफोर आई लेट यू गो, पीछे मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे क्या बोल रहे थे? चलो छोड़ो आज, सारे कमिटमेंट्स गए बाहर। अरे सोनाक्षी देवी कैंसिल है ना, नहीं आ पाऊंगा जी आज, बातचीत थोड़ी सा 2 दिन की बातचीत करनी है यहाँ पर, टाइम लग जाएगा यार, आज क्या करें। मैं कह रही थी कि एक ना फोटो पीछे बार बार आ रही है, वो है मफलर मैन की। राइट, हाँ, दिस इज वन कैरेक्टर ऑफ योर्स दैट आई हैव फॉलोड। राइट।
पहले से, Right, इट्स नॉट right. लाइक कि मैंने अब देखा है। राइट एंड अब आप आए हो और मेरे को लगता है कि बहुत नाइंसाफी होगी, आज मफलर वफलर तो पहन कर आए नहीं हो, हाँ लेकिन आज आप आए हो और बहुत नाइंसाफी होगी कि आप उसके बारे में उस तरह से कुछ भी ना बोल के जाओ, और मेरे को गालियां पड़ जाएगी यार कमेंट्स में, and मैं नहीं चाहती मुझे गालियां पड़े। मफलर मैन के बारे में क्या बोलूं यार, एक तो ये कैरेक्टर जब ये This one, या ये- डिजिटल एरा जब शुरू हुआ था उससे उसमें उस वक्त में सबसे पहले मेरे ख्याल से Yeah. वायरल होने वाली चीज थी। Yes. 2012-13 Yes. में हम लोगों ने मफलर मैन शुरू किया था और वो पॉलिटिकल सटायर था, मन की भड़ास निकालने का एक जरिया था। एंड आई थिंक केजरीवाल जी ने बड़े प्यार से लिया क्योंकि कोई केस वेस नहीं हुआ है थैंकफुली हमारे हाँ। ऊपर अब तक इतने सालों से। But you तो got a chance to speak with him also? his team, yes. हाँ। A lot of people from his team follow me on social media और मैसेज करते हैं कि वाह बड़ा फनी था ये था। हाँ। तो हाँ वैसा होता है, पर उनसे कभी मौका नहीं मिला, पता नहीं कहीं वो भी लगाना दें कि आप हमारी नकल करते हैं जी, यहाँ पे आइए। तो क्या बोलूं यार मफलर मैन के अभी आजकल बड़ी सारी सिचुएशंस चल रही हैं और केजरीवाल जी तभी रोज तो टीवी पर आ रहे हैं, और मैं दिल्ली में हूँ। और आप दिल्ली में हैं। लेकिन एक काम करेंगे, हम आपको ना ऐसे ही ऐसे इजीली इजीली निकाल देंगे, ट्रांसपोर्ट ठीक कर है। देंगे। तो एक उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि जी बड़े सारे लोग हैं जी जो हमें लगा देते हैं, आपको लगता है हमारे दुश्मन है, नहीं जी वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे फॉलोवर हैं। हम कहते हैं धरना धरना, उनको लगता है धरना धरना तो धर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। वो बड़ा प्यारा, जब जैसे ही कैमरा खुलता है और जो केजरीवाल जी मुझको वो जो उनकी इनोसेंस नजर आती है ना कि जी सारे के सारे मिले हुए हैं जी, हमारे खिलाफ हैं जी, आप जांच कराओ, हर एक चीज की जांच वो खुद करवा रहे हैं। सब उनके अगेंस्ट है, मेरे को बड़ी प्यारी चीज लगती है। इतने ऑब्जर्वेशन बड़ी सॉलिड है आपकी। बहुत बहुत मान इनोसेंट है, बहुत प्यारे हैं केजरीवाल जी। बहुत और solid मैं observation। उनको बोलता हूँ कि हाँ एक्चुअली मेरी ऑब्जर्वेशंस का ही खा रहा हूँ मैं। ऑब्जर्वेशंस का ही खा रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी चीजें यार, कभी कैमरे के बाहर बात करेंगे इंटरेस्टिंग चीजें, बट हाँ बट बहुत इंटरेस्टिंग है वो। सिंपल एक स्वेटर, मैं तो फैन था केजरीवाल जी का, अभी भी हूँ बहुत सारी चीजों में, उनके मफलर के भी, मफलर के, टोपी के, झाड़ू के, स्वेटर आई लव के। झाड़ू। हाँ आई लव झाड़ू। हैरी पॉटर है आपको? ये सब एडिट होगा, ये जो फालतू की बकवास हो रही है सब एडिट हो रहा है अभी। एडिटर बोल रहा है अबे यार ये टाइम बड़ा है, पॉइंट टू पॉइंट बोलो ना, ये क्या है, खत्म करो ना इसको। वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। कौन है वो एक शख्स, कोई ना कोई तो आई बिलीव होगा आपकी लाइफ जी। में, जिसकी वजह से एक्टिंग हैपेंड? अमित शर्मा की वजह से एक्टिंग हैपेंड। अमित शर्मा को सब लोग, एक तो हिंदुस्तान के बहुत प्यारे डायरेक्टर्स में से एक हैं जी। वो, जिन्होंने बधाई हो जैसी फिल्म हम लोगों को दी। तेवर के प्रमोशन के वक्त वो आए थे और दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने सबसे पहले मुझे तारीफ, बहुत लोग करके जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स दोस्त बन गए थे उससे पहले, सब लोग तारीफ करते थे, लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपना नंबर दिया और कहा कि जब तू अगर मुंबई आएगा, एक तो तू ये रेडियो छोड़ दे, तू फिल्म वाला बंदा है, उन्होंने ये कहा मुझको। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि जब तू आएगा बम्बई तो मुझे कॉल करना। वो सपोर्ट किया, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ दिया। मेरी पहली फिल्म मुझे अमित शर्मा की वजह से मिली। तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, चाहे वो साकिब हो या तापसी हो, मेरे और दोस्त बहुत सारे, निधि सिंह, सृष्टि, आयशा, बहुत सारे दोस्त मुझे उस फिल्म से मिले। आलिया की फिल्म थी वो, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जैकी भगनानी, उनसे पहली बार मुलाकात, दीपशिखा जो उनकी बहन है उनके साथ पहली मुलाकात, वो सब, वाशु सर से पहली बार मिलना, वो सब उस फिल्म की वजह से हुआ। और ये जो तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो सिर्फ तारीफ करते हैं, तो मैंने उसके लिए लिखा भी था कि दूरी बना के रखना उनसे जो बातें मीठी करते हैं लेकिन आंखें चुराते हैं। दूरी बना के रखना उनसे जो बातें मीठी करते हैं लेकिन आंखें चुराते हैं, क्योंकि मुंह पर वाह वाह करने वाले यही लोग पीठ पीछे तुम्हारी अफवाह उड़ाते हैं। तो चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो ऑफिस सेटअप में हो, जो बहुत तारीफ करते हैं ना, अरे आपने तो मतलब आह ओह, और आंखें बिना मिलाए हुए ये सब तारीफ की, आह ओह, अच्छा ही चलते हैं। इनसे तो आप बिल्कुल डिस्टेंस बना लें, क्योंकि पीठ पीछे कोई आहा ओह नहीं करने वाले, तो ये करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहुत खूबसूरत लोग मेरी लाइफ में आए जिन्होंने तारीफ भी की और जिन्होंने सपोर्ट भी किया। तो मुझे लगता है एक्टिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ अमित शर्मा। वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ कैमरे के सामने, वो मिला। उसके बाद फिर MTV के साथ बहुत स्केचेस हुए, एंड दैट्स हाउ यू नो थिंग्स स्टार्टेड, धीरे धीरे धीमे धीमे
वो एक दोहा भी है ना क्या कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हौले हौले हुआ है सब और मजा आया है। बट हौले हौले हो रहा है तो अच्छा भी हो रहा है मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, है ना, हौले हौले हो रहा है। और ये हमारे शाहरुख खान हैं right? नहीं मैं सिर्फ SK हूँ, वो SRK हैं। यस हाँ, आ नहीं है बट नहीं, SK भी बहुत बढ़िया है। और अभिलाष, जिस तरह की जर्नी आपकी रही है, आपने खुद बताया कि रेडियो के लिए बहुत पापड़ बेले थे, बहुत बहुत मेहनत की, बहुत घंटे काम किया, देन रेडियो से एक्टिंग की तरफ गए। एक्टिंग में भी अभी रेडियो आपने छोड़ा नहीं है, जबकि रेडियो चल रहा है साथ साथ, है ना। मैंने बोला ना पहला प्यार, प्यार प्यार नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आशिकी नहीं छूटती, आशिकी नहीं छूटती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक्टिंग चल रही है और माशाल्लाह बढ़िया से बढ़िया कैरेक्टर्स भी प्ले करते आ रहे हो, आगे भी करोगे। लोग पागल हुए पड़े SK सर को लेकर, एंड आई रियली होप कि जितना ज्यादा प्यार आपको SK सर के लिए मिला है, आगे भी ऐसे ही आइकॉनिक शोज करो, फिल्म्स करो और ऐसे कैरेक्टर्स लेके आओ कि लोग आपको उनसे भी पहचाने। बिकॉज आई थिंक एक्टर का सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि वो हर दिन नए नए हर दिन या फिर जिस हिसाब से भी शूट्स होते हैं, हर बार नए नए कैरेक्टर्स को जीता है। और उसके पास पूरा मौका होता है उस कैरेक्टर का फायदा उठाने का, उसके नाम से जाना जाने का। सो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपके पास है। उन किरदारों के साथ अपने किरदार को भी बना के रखो, मुझे लगता है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो किरदार जीना आसान है, अपने किरदार को बनाए रखना बड़ा मुश्किल। गहरी बातें, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आज के लिए बहुत हो गया। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। ठीक है और बहुत मजा आया हमें आपसे बात करके, एंड इट वाज एज कैंडिड एज आई ऑलवेज वांट माय इंटरव्यूज टू बी, बिकॉज मुझे सिर्फ इंटरव्यू लेना नहीं पसंद। तो मुझे मजा आया आपसे ढेर सारी बातें सुंदर आदमी, ओह माय गॉड, बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये इतना डिस्ट्रैक्टिंग है, कैसे बात करूं मैं इनसे, पीछे देख लो। बट थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, एंड आई रियली होप बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट्स लेकर आइए और फिर हमारी मुलाकात ऐसे होती रहे। बिल्कुल जरूर, थैंक यू वेरी मच।